आज जो है आप लोगों को व्यावसायिक संनियम बिजनेस लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपको बीकॉम पार्ट 2 और सीए फाउंडेशन में भी जरूरी है, आईपीसीसी में भी जरूरी है। तो इसमें आपको व्यावसायिक संनियम का मतलब जैसे है कि व्यावसायिक और संनियम दो शब्द से बना है। पहला व्यवसाय का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा कोई भी काम जो रुपया कमाने के लिए किया जाता है उसको हम लोग व्यवसाय कहते हैं। और संनियम का मतलब है जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जो नियम उपनियम बनाते हैं उसको हम संनियम कहते हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक संनियम में आपको मानव द्वारा रुपया कमाने के लिए किया गया जो कार्य है उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बना रहे, इसके लिए जो राज्य और केंद्र सरकार जो नियम उपनियम बनाया है उसको हम व्यावसायिक संनियम कहते हैं। तो व्यावसायिक संनियम आप लोग समझ में आ रहा है ना? व्यावसायिक संनियम क्या है? सो मानव के जीवन में उलझन न हो इसके लिए जो राज्य और केंद्र सरकार नियम और उपनियम बनाया है उसको हम लोग व्यावसायिक संनियम कहेंगे। अब ये है कि इसका जो व्यावसायिक संनियम का क्षेत्र है तो व्यापार से जो जुड़ा हुआ बात है वो व्यावसायिक संनियम में शामिल किया जाता है। अब व्यापार से जुड़ा हुआ जो मुख्य रूप से है, जो सबसे पहला चीज है आपको अनुबंध होता है। अनुबंध जो अधिनियम है आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और इसके बाद जैसे साझेदारी अधिनियम 1932 है, वेसल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 है, कंपनी अधिनियम 1956 है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। तो ये सब जो है व्यवसाय के अंदर आ जाता है और बहुत से एक्ट है। आज हम विशेष रूप से आपको जो चर्चा करेंगे वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जो है उसमें अनुबंध जो है उसको डिफाइन किया है। अब इसमें कोई भी जो ठहराव होता है, एग्रीमेंट होता है, तो ठहराव और एग्रीमेंट के लिए जो बेसिक रूल है वह धारा जो है 1 से लेकर 75 तक उसको डिफाइन किया है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अनुबंध के जो बेसिक चीज है वो धारा 1 से लेकर 75 तक उसको क्लियर किया। यही फाउंडेशन के सिलेबस में आ रहा है अभी, जो बेसिक में लिया गया है ये फाउंडेशन, जिसमें आपको भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1 से लेकर 75 तक का चर्चा किया गया है। अभी हम आपको धारा 1 से लेकर 75 तक का एक शॉर्ट फिगर दिखा रहे हैं, जो कौन धारा किसको डिफाइन करता है। अब जैसे आपको धारा 1 जो है, कोई भी अधिनियम जो है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हो या कोई भी अधिनियम हो, उसका धारा 1 चाहे वो साझेदारी अधिनियम 1932 हो या कंपनी अधिनियम 1956 हो, उसका जो धारा 1 होता है वो यही बताता है जो यह इस नाम से पुकारा जाएगा, इस नाम से जाना जाएगा। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का भी धारा 1 जो है यही बात बताता है कि यह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाएगा। अब जो धारा 2 है, धारा 2 जो है उसमें आपको अनुबंध अधिनियम में जो शब्द बार बार आया है उसको डिफाइन किया गया, उसको परिभाषित किया गया। अब जैसे इसमें खास करके आपको ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 2A, अब धारा 2A जो है किसको डिफाइन किया है? बताइए, धारा 2A किस चीज को डिफाइन किया? प्रस्ताव, जो प्रपोजल है, ठीक है, ऑफर उसको बता सकते हैं। इसी तरह धारा 2B जो है वो किसको डिफाइन किया है?
प्रस्ताव, एक्सेप्टेंस, धारा 2B किसको डिफाइन किया है? वचन, वचन को। और धारा 2C किसको डिफाइन किया है? वचनदाता, वचनदाता, वचन ग्रहता। इंग्लिश में क्या है उसका? ठीक है। तो इस तरह आपका धारा 2A, 2B, 2C, 2D, 2C में किस चीज का डिफाइन किया गया? 2D में किसको किया गया? प्रतिफल, कंसिडरेशन, प्रतिफल का। और 2E में किसको डिफाइन किया गया? ठहराव, ठहराव, एग्रीमेंट का। और F में पारस्परिक वचन, पारस्परिक वचन। G में, 2G में व्यर्थ या शून्य ठहराव, व्यर्थ या शून्य ठहराव। इंग्लिश में क्या है? void agreement, void एग्रीमेंट। धारा 2H में अनुबंध अथवा संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध अथवा संविदा, कॉन्ट्रैक्ट। H धारा 2I में किसको डिफाइन किया गया है? अनुबंध अथवा संविदा, अनुबंध अथवा संविदा तो हो गया ना, तो 2H ही हुआ था। धारा H के बाद I, 2I में देखिए किस चीज को डिफाइन किया गया? व्यर्थनीय अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध, अनुबंध, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद किस चीज को डिफाइन किया गया? व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध, व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध, अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सही ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? देखिए कुछ शब्द जो है इसमें जो बेसिक वर्ड है जो कि बार बार आता है, जिसमें आपको प्रपोजल है, ऑफर है, प्रस्ताव है, दूसरा एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस लग जाता है तो क्या हो जाता है? वो एग्रीमेंट हो जाता है। अब जो है आपको ऑफर, ऑफर हम किसको कहते हैं? प्रस्ताव हम किसको कहते हैं? तो प्रस्ताव जो है धारा 2A जो डिफाइन किया है, जिसमें कोई भी आदमी किसी को अगले आदमी के बीच समक्ष कोई बात इस उद्देश्य से रखता है कि अगला आदमी उसको स्वीकार कर ले, तो उसको हम प्रस्ताव कहते हैं, और ये रखने वाले व्यक्ति को हम प्रस्तावक कहते हैं। ठीक है। और जिसके पास रखा गया वो अगर स्वीकार कर लेता है तो स्वीकृतकर्ता हो गया, एक्सेप्टेंसेबल हो गया। तो इस प्रकार जब कोई भी प्रस्ताव का स्वीकृति मिल जाता है तो क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। इसलिए कहा गया है जैसे बारूद से भरा रील है, जलती दिया सलाह उसमें स्पर्श करता है तो लेकर उड़ जाता है, वैसे ही कोई ऑफर में जैसे ही एक्सेप्टेंस होता है तो क्या हो जाता है? वो एग्रीमेंट बन जाता है। क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। अब है कि अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो कानून द्वारा दोनों पक्षकार पर लागू करवाया जा सकता है तो वैलिड माना जाता है। क्या होता है? वैलिड होता है। और वैलिड का मतलब समझ रहे हैं ना? वैध अनुबंध हुआ, समझे? वैध ठहराव हुआ वो, और जो दोनों पक्षकार पर लागू होगा तो वैध अनुबंध कहेंगे उसको। जब एक पक्षकार पर लागू होगा और एक पक्षकार पर लागू नहीं होगा तो क्या कहेंगे? व्यर्थनीय ठहराव, वॉइडेबल एग्रीमेंट। जब एक पक्षकार पर कानून द्वारा लागू होगा, दूसरे पक्षकार पर लागू नहीं होगा तो क्या कहेंगे उसको? व्यर्थनीय ठहराव, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब दोनों में किसी पर लागू नहीं होगा, जब दोनों पक्षकार में से किसी पर लागू नहीं हो सकता कानून द्वारा, तो क्या हो जाएगा? वह व्यर्थ ठहराव हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। समझ गए? कानून की दृष्टि से कुछ ठहराव ऐसे हैं जो शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है। समझ में आ रहा है ना? कानून की दृष्टि में कौन कौन से ऐसे ठहराव है जो शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया? पहला है आपको विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव, शुरू से बेकार घोषित किया गया। धारा कितना है? 26। समझे? व्यापार में रुकावट डालने वाला ठहराव शुरू से बेकार घोषित किया गया है। धारा कितना है?
27। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाला शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है। धारा कितना है? 28। अनिश्चित अर्थ वाले धारा शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है। धारा कितना है? 29। बाजी लगाने का धारा शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है। धारा कितना है? 23। और असंभव कार्य करने का धारा शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है। धारा कितना है? 56। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ ऐसे ठहराव हैं जो शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया है, जिसमें कौन कौन है? धारा 26, 27, 28, 29, 30 और 56। धारा 26 क्या है? बोलिए। विवाह में रुकावट डालने वाला धारा बेकार होता है। धारा जो है 27 क्या है? व्यापार में रुकावट डालने वाला धारा बेकार होता है। धारा जो है 28 क्या है? वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाला धारा बेकार होता है। धारा जो है 29 क्या है? अनिश्चित अर्थ वाला धारा बेकार होता है। और धारा 56 क्या है? धारा 30 बाजी लगाने वाला हो गया। अनिश्चित अर्थ समझ में आ गया ना? धारा लास्ट में 56 क्या है? असंभव कार्य करने का धारा जो है बेकार होता है। समझ में आ रहा? इसी तरह आपको धारा 3 से लेकर धारा 9 तक जो आपको ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया है, प्रस्ताव और स्वीकृति को स्पष्ट किया है। धारा 10 जो है एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण का व्याख्या किया है, जिसमें धारा 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है? ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सभी ठहराव अनुबंध है। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, उसका बनावट होना चाहिए पक्षकारों के स्वतंत्र सहमति द्वारा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, योग्य पक्षकार होना चाहिए। विथ ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब नियोजित प्रतिफल होना चाहिए और नियोजित उद्देश्य होना चाहिए। एंड आर नॉट हियरबाय डिक्लेयर्ड स्पेशली एज वॉइड, और ऐसा ठहराव नहीं होना चाहिए जो कानून की दृष्टि से शुरू से व्यर्थ घोषित किया गया। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब योग्य पक्षकार होना चाहिए, उसको जो है धारा 11 से लेकर 12 तक डिफाइन किया है। धारा 11 कहता है कि जो वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, किसी राज्य द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, वह योग्य पक्षकार माना जाएगा। धारा 12 बताता है जो अपने हित अहित को समझ सकता है, वह स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा। जो अनुबंध करते समय अपने हित अहित को समझ सकता है, उसको क्या कहेंगे? स्वस्थ मस्तिष्क का कहेंगे। तो इस तरह धारा जो 11 है, जो योग्य पक्षकार को डिफाइन किया है, वो क्या कहा है? जो वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और किसी राज्य द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, तो क्या कहलाएगा? योग्य पक्षकार कहलाएगा। अब धारा 11 के आधार पर क्या है कि जो अवयस्क है, जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है, जो किसी राज्य द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है, वह सब क्या हो गया? आपको अयोग्य हो गया, अनुबंध नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? धारा 12 जो है वो क्या कर रहा है आपको? स्वस्थ मस्तिष्क। तो हम स्वस्थ मस्तिष्क किसको कहेंगे? तो जो अपने हित अहित को समझ सकता है। अनुबंध करते समय, ठहराव करते समय जो व्यक्ति अपने हित अहित को समझ सकता है, वो क्या कहलाएगा? स्वस्थ मस्तिष्क का कहलाएगा। अब इसी तरह धारा 13 जो है आपको सहमति को परिभाषित किया है। धारा सहमति को क्या डिफाइन किया है? जब एक ही बात पर एक ही भाव से दोनों पक्षकार अपने अपना सहमति प्रकट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सहमति कहेंगे। ठीक है। और धारा 14 जो है आपको क्या डिफाइन किया है कि अगर ठहराव निम्न बातों से प्रभावित नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम उसको? स्वतंत्र सहमति कहेंगे। फ्री कंसेंट को डिफाइन किया। अब इसमें धारा 15 जो है, क्या है धारा 15? उत्पीड़न है, बल प्रयोग, क्वेश्चन है। बल प्रयोग समझते हैं ना?
किसी के साथ जोर जबरदस्ती जो है कोई एग्रीमेंट हड़प करना, किसी के जो है गर्दन में सिक्सर धरा कर जो है लगा कर उसको कहें पेपर पर साइन करने के लिए, तो कोर्सन कहलाएगा, बल प्रयोग कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। धारा 16 है आपको अंडर इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव समझ रहे हैं ना कैसे होता है। यहाँ पर एक रिलेशन होना चाहिए, एक रोगी और डॉक्टर के बीच हो सकता है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच हो सकता है, एक वकील और उसके जो क्लाइंट है उसके बीच हो सकता है। इसी तरह जहाँ रिश्ता हो, मामा भगना का हो या और भी कोई भी रिलेशन, जैसे अपना पिता और पुत्र का भी रिलेशन हो सकता है, पिता और पुत्री का रिलेशन हो सकता है। तो जहाँ रिश्ता होगा वहाँ पर ये चीज लागू होगा, ठीक है। अनुचित प्रभाव क्या है, धारा 16। धारा 17 आपको कुछ किस चीज को डिफाइन किया है, कपट, फ्रॉड, ठीक है। धारा 17 जो फ्रॉड को डिफाइन किया है, अब यहाँ पर है कि क्या चुप रहना फ्रॉड है। तो चुप रहना, अगर आप कोई आदमी चुप है तो वो फ्रॉड तो नहीं है, मगर कोई कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब उसका बोलना उसका कर्तव्य बनता है, अगर तब उस समय वो चुप रह जाता है तो धारा 17 के अंतर्गत चुप रहना भी कपट माना जाता है, समझे ना। धारा 18 है आपको मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो झूठ फूस बोलकर जो है किसी तरह का कोई ठहराव करना। और धारा 20 से 22 क्या है, मिस्टेक, जो गलती को डिफाइन किया है, जो मिस्टेक क्या होता है। अब इसी में आपको धारा 19 कहता है, जो अगर ठहराव धारा 15 से लेकर 22 तक हुआ है तो पक्षकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, वह अपना न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर अपना उचित न्याय प्राप्त कर सकता है। धारा जो है 23 से लेकर 25 तक जो है वो आपको लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, स्पष्ट किया। धारा 26 से लेकर 30 और 56 क्या है, आपको स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है। धारा 10 जो है वो जो है धारा 11 से लेकर 30 और 56 को पूरा स्पष्ट किया है, धारा 10 से ही रिलेटेड है। जैसे धारा 10 में आपने देखा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 11 और 12 क्लियर किया है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट जो है सेक्शन जो है आपको 13 से लेकर 22 तक डिफाइन किया है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो सेक्शन 23 से लेकर 25 तक क्लियर किया है। एंड आर नॉट हियरबाय डिक्लेयर्ड स्पेशली एज वर्ड, सेक्शन 26 से 30 और 56 उसको स्पष्ट किया है, समझ रहे हैं ना। तो एक धारा 10 जो है धारा 11 से लेकर 30 तक जो है संबंधित है, और 56 उसको जो है इसमें रखा गया है। और जो कुछ धाराएं हैं जो धारा 31 से स्टार्ट होता है और 75 तक है, वो भी जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही है, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करूंगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वैसे पार्ट बाय पार्ट सभी का अलग अलग वीडियो आपको बनाकर कोशिश करूंगा उसको समझाने का, जो हर एक बिंदु को मैं स्पष्ट कर सकूं। ऐसे जो व्यावसायिक संनियम है उसका ज्ञान बच्चे से ही पढ़ाई लिखाई में देना चाहिए, जो बच्चे आगे चलकर ऐसी गलतियां न करें जिसका कि उनको सजा भोगना पड़ सकता है जीवन में। इसलिए बच्चे क्लास 5 से ही यह जो है संनियम, व्यावसायिक संनियम, उसका ज्ञान जो है बच्चे को देना आवश्यक है, जरूरी है। थैंक यू।